आईनी अबूरी सेटअप के बाद भी गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है। आपके खुसूसी स्टेटस को आइन के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है। यही लिखा जा रहा है कि जब तक तनाज़ा कश्मीर का तस्फिया नहीं होता कोई हल नहीं निकलता है। आपका जो स्टेटस है इसी तरह रहेगा और ये इंटीग्रेशन है, ये टेम्परेरी है, आर्जी है। क्या इस सेटअप के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान में गैर मकामी लोगों को ज़मीनें खरीदने से रोकने के लिए कोई कानून साजी, आइन साजी वगैरह होगी आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आज आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब। आज इनसे हम गिलगित बल्तिस्तान के अहम इशूज़ के हवाले से डिटेल में बात करेंगे, खासकर आइनी अबूरी सेटअप के हवाले से। थैंक यू सो मच नज़ीर साहब, आपने अपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। शुक्रिया आकिल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एडवोकेट साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आइनी अबूरी सेटअप में क्या मिल रहा है, मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बताएगा। आकिल, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये अबूरी आइनी शोबा क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम पल्स चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कन्फ्यूज़ है कि ये आइनी अबूरी शोबा क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान बुनियादी तौर पर तनाज़ा कश्मीर की एक इकाई है, उसका एक हिस्सा है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने रियासत जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है कश्मीर के अंदर और पूरी दुनिया में, और हम समेत सब उसको कंडम करते हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। इंडिया ने वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया और पाकिस्तान बज़रिए आइनी तरमीम गिलगित बल्तिस्तान के खुसूसी जो स्टेटस है, उसको स्पेशल स्टेटस, मुतनाज़ा हैसियत, इसी पे सवालात उठा रहे हैं हमारे लोग कि एक मुतनाज़ा हैसियत है गिलगित बल्तिस्तान कि वो स्टेटस को पहली दफ़ा आइन पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज किया जा रहा है। ये बुनियादी फ़र्क है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और इंडिया क्या कर रहा है, मिल क्या रहा है। हाँ, इसकी बुनियाद ज़रूरत कैसे पेश आई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पिछले 70-75 साल से यही डिमांड कर रहे हैं कि जी आइनी हकूक़ दिए जाए, आइन पाकिस्तान के अंदर जगह दिया जाए। तो जो लोग जानते हैं, कानून आइन जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, तो उनको पता है कि ये पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान की कंप्लीट एनेक्सेशन मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान एट द मैक्सिमम क्या कर सकता है? मैक्सिमम यही कर सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ हैसियत को बरकरार रखते हुए वो तमाम हकूक़ दिए जाएँ जो पाकिस्तान के दीगर लोगों को दिया जा रहा है। तो ये उस तरफ एक पेशकदमी है। ठीक है, एक पेशकदमी है। अभी आकिल 2 रोड मैप्स पे काम हो रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है, इस पे काम हो रहा है हालात, और एक ट्रांजिशन प्लान। अब लोगों ने यहाँ पे वोट दे के चुना है, एक पैराडाइम शिफ्ट है 47 के बाद। तो हमारी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमसे जो कुछ हो सकता है हमने करना है। इंटीग्रेशन के बाद फ़वाइद हैं। फ़वाइद क्या हैं? हमारे लोगों को ये तरास था कि कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे जो कवानीन पास होकर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं वो हमारी मर्ज़ी मंशा के बगैर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। सेनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं है। अब ये सब हो रहा है, हर आइनी इदारे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होगी, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी होगी, सेनेट के अंदर नुमाइंदगी होगी। कौमी असम्बली में कितने सीटें मिलेंगी? ये आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये प्रोसेस जारी है। ठीक है, मैं कोई पिछले 1-2 दिनों से मैं खबरें देख रहा हूँ। मैं नहीं बता सकता कि इस वक्त कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, ये मुशावरत जारी है। जब ये सारा सिलसिला मुकम्मल होगा तो हम खुद आके मीडिया को बताएंगे कि हमने क्या किया। तो एक ये है, एक
साथ हमने एक ट्रांजिशन प्लान की डिमांड की यहाँ के इस्लामाबाद में, क्योंकि हमारी आबादी थोड़ी सी है, शायद पाकिस्तान की किसी तहसील के बराबर हो, तो उस वजह से शायद हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में खड़े हों इधर। मसलन आप अपना फिजिकल स्पेस उठा के देखें तो हमारा अपना कोई रेवेन्यू तो है नहीं। गिलगित बल्तिस्तान आज तक ग्रांट पे चल रहा था। अब जब हम इंटीग्रेट होंगे तो उसके बाद एक तरफ तो हम वो तमाम हुकूक हासिल कर रहे हैं जो पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान हासिल कर रहा है, तो सेकेंडली कम आबादी की वजह से कहीं कहीं हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चले जाएंगे। हम मसलन NFC के अंदर एक फार्मूला है, मसलन 82% पॉपुलेशन काउंट होता है, 10% पावर्टी है और रेवेन्यू है, इस तरह से। तो उस फार्मूले के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं हम गाठे में तो नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होनी हो तो हमारे साथ एक और एग्रीमेंट किया जाए। अब गिलगित बल्तिस्तान से जो शोर आ रही है इस वक्त, जो सूबे के ख़िलाफ़ लोग बात कर रहे हैं, वो मोटी मोटी 2-3 चीज़ें बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं कि टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे जब हमने बात की कि जब तक ये डिस्प्यूटेड स्टेटस है तो, और साथ गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक हमारे माशी मामलात हैं, तो उसको देखते हुए टैक्स ना लगाया जाए, तो यहाँ पे भी कोई इससे डिसएग्री नहीं करता। अच्छा, उस तरफ हम आएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ये जो आइनी अबूरी जो सेटअप मिल रहा है, इसमें जिन जिन चीज़ों पर आप सब जो है अपोजिशन और हुकूमती जो हमारे मेंबरान हैं गिलगित बल्तिस्तान के और वफाक के साथ एक पेश पर आने के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं एक ड्राफ्ट की शक्ल में आ रही हैं, रिटन फॉर्म में, या फिर ज़बानी दावों के साथ जो है इसको फाइनलाइज किया जा रहा है? इसी पे आकिल हम काम कर रहे हैं ना। मैंने इसलिए कहा 2 रोड मैप्स, आईनी मुसवदे पे तो काम हुआ है किसी हद तक और इसमें भी मुशावरत जारी है। मैं नहीं बता सकता इस वक्त एग्जैक्टली, ठीक है, कि फला मामलात पे हमारी सेटलमेंट हो के ये फैसला हो चुका है, ये नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता। ये जब मुकम्मल होगा तो मीडिया को खुद बता देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा है ट्रांजिशन प्लान का, रोड मैप का, उसमें यही सारी चीज़ें हैं। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम ट्रांजिशन प्लान बनाएं और उसी की एग्जीक्यूशन की इंडोर्समेंट फेडरल गवर्नमेंट करे। ठीक है। कल हमारी कमेटी का बाकायदा आइन से आइन में तरमीम के बाद जो है असेंबली से पास करके तमाम मामला जो है यही है। देखे ना, हर चीज़ आइन के अंदर नहीं आती है। मसलन हमारे लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि सूबा बनने के बाद क्या सब्सिडी ख़त्म होगी, तो दी आंसर इज़ नो। वफाकी हुकूमत ने नहीं कहा कि ख़त्म करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स फ्री एरिया या जोन हमारे लोग जो डिमांड करते हैं। तो आज जो जब हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त जो हर बंद जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो बासी है इस वक्त इस सेटअप को लेकर जो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं या कंफ्यूजन पाई जाती है या मतलब खौफ में है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बताएं कि लोगों का ये कहना है कि क्या इस सेटअप के बाद हमारे वसाइल महफूज रहेंगे? क्या जो गैर मकामी लोगों का बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में आगे एक रिहाइश पजीर होना, वो किसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़मीनें महफूज होंगी, वसाइल महफूज होंगे, और गैर जो मकामी जो लोग हैं वो आबाद जो हो रहे हैं बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में, उनको रोका जाएगा इस सेटअप के ज़रिए? आकिल देखें, अभी तक जो लोग आके आबाद हो गए उनको तो ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। देखें, आइन के अंदर आप चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आइन प्रोटेक्ट करता है आपको आइन के ताबे होना पड़ेगा जो आइन कहता है। लेकिन शुरू में मैं इसलिए तमहीद बांध रहा था कि आइन पाकिस्तान के अंदर आपके स्पेशल स्टेटस को, आपके डिस्प्यूटेड स्टेटस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद ये सवालात नहीं होने चाहिए। यानी इससे आइनी अबूरी सेटअप के बाद भी गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, ये फाइनल हो गया, ये तयशुदा बात है। यही है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो सोशल मीडिया पे या और लोग हमसे बात करते हैं तो उनको जवाब यही है कि आपके खुसूसी स्टेटस को आइन के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है। यही लिखा जा रहा है कि जब तक तनाज़ा कश्मीर का तस्फिया नहीं होता कोई हल नहीं निकलता है। आपका जो स्टेटस है इसी तरह रहेगा और ये इंटीग्रेशन है, ये टेम्परेरी है, आर्जी है।
یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا. میں اسی لیے کمپیئر کر رہا تھا انڈیا اور پاکستان کو. انڈیا نے تو 370 اور 35A کو ختم کر دیا 2019 میں اپنے لوگوں کے ساتھ جو تھا. پاکستان نے اپنی آئین کے اندر اس آرٹیکل انکارپوریٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کے تحت اس کو مزید مضبوط کر رہا ہے. یہی دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم ہمارا جو تشخص جو ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ جو ہمارا اسٹیٹس ہے ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس جو کشمیر کی وجہ سے بیسیکلی, تو پاکستان اس کو مزید مضبوط کر رہا ہے. جموں کشمیر کی جو ریاست کا جو اسٹیٹس تھا اس کو مزید مضبوط کر رہا ہے. انڈیا نے ختم کیا. آپ کو آئین کے اندر انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, دوسرے صوبوں کے برابر لایا جا رہا ہے, دوسرے شہریوں کے برابر لایا جا رہا ہے, لیکن آپ کے ایک مخصوص اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کو کنسیشنز مل رہی ہے. اور ہمارے لوگ 2 3 4 موٹی چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ سبسڈی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ٹیکسز کہتے ہیں ہمارے اوپر لاگو نہ ہو. مطلب گندم سبسڈی بھی ختم نہیں ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہی تو ہم لڑ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا. اور اس پہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی راضی ہے, لیکن بات اتنی سی کہ ہم یہی ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک ٹرانزیشن پلان دے دیں, اس کی ایگزیکیوشن کی آپ انڈورسمنٹ ان رائٹنگ دے. اس پہ اب کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں ہماری ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی پہلی میٹنگ آج ہو گئی ہے اور ہم لگے ہیں. ہم ایک ڈرافٹ تیار کریں گے, ٹرانزیشن پلان تیار کریں گے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور اس سے انڈورس کرائیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے. تو یہ ون ون سچویشن ہے. تو آپ ایک طرف سے آپ پاکستان کے آئین کے اندر پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں, دوسرے صوبوں کے برابر, دوسرے شہریوں کے برابر آپ حقوق بھی حاصل کر رہے ہیں, اور ساتھ اپنے ایک مخصوص سٹیٹس کی وجہ سے آپ کنسیشنز لے رہے ہیں. تو یہ تو ون ون سچویشن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں قانون ساز اسمبلی کے, وہ بھی ڈیوائڈ ہو چکے تھے, 2 گروپس بنے ہوئے تھے. ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, 5 سال پورا کریں گے. اچھا ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ نہیں, اگر یہ سیٹ اپ مل جاتا ہے گلگت بلتستان کے لیے تو ہم اپنا اس ٹینیور کا جو ہمیں 2.5 سال جو ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے وہ بھی دے دیں گے, لیکن یہ سٹیٹس ملنا چاہیے. تو وہ آپ سب اس وقت ایک پیج پر ہیں, ان کو بھی ایگری کروائیں. دیکھیں یہ ٹینیور یہ سیکنڈری ایشو ہے, کوئی اس پہ تو اب سنجیدگی سے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹینیور 2 سال کا ہو بھی تو کوئی قیامت نہیں آنی ہے, 5 سال کا ہو تو کوئی قیامت نہیں ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. ہم 3-4 دن سے ریگرسلی لگے ہوئے ہیں کہ بڑے ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں, ایک پیج پہ ہیں سارے ممبران انکلوڈنگ اپوزیشن ممبرز. ٹینیور تو بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری جو ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, کنسلٹیشن ہو رہی ہے اچھے انوائرمنٹ کے اندر. اپوزیشن کا کیا کردار ہے ابھی؟ اپوزیشن ہماری کمیٹی میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے. پچھلی جو کمیٹی بنی تھی پچھلے مارچ اپریل میں ایک کمیٹی بنی تھی جس میں تمام پارلیمنٹری پارٹیز کی نمائندگی تھی, جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی شامل تھی. اب چیف منسٹر صاحب خود اس کو چیئر کر رہے تھے. وہ تو پچھلے 1 سال سے کنسلٹیشن میں اپوزیشن. تو ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے کسی ممبر کو, کسی وزیر کو کوئی کنفیوز نہیں. ہم میجر ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, ڈائلاگ کر رہے ہیں. بات ٹینیور اور وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے, اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اچھا بڑے کاسٹ کی بات ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں زمینوں کی خرید فروخت کے اوپر دفعہ 144 جو ہے ٹمپریری طور پر یہ لاگو ہے اس وقت. تو کیا اس سیٹ اپ کے ذریعے گلگت بلتستان میں غیر مقامی لوگوں کو زمینیں خریدنے سے روکنے کے لیے کوئی قانون سازی, آئین سازی وغیرہ ہوگی آنے والے وقت میں؟ جی, لینڈ ریفارمز کمیشن بنا ہوا ہے, اس پہ کام جاری ہے. ایک قانون آئے گا, وہ ریگولیٹ کرے گا قانون. ٹھیک. اچھا اس سیٹ اپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے, میرے خیال میں آخری سوال میرا ہوگا کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ دن پہلے بھی یہاں پریس کلب کے سامنے, نیشنل پریس کلب کے سامنے لوگ کافی سراپا احتجاج تھے. اور آنے والے وقت میں کیا گلگت بلتستان کی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے اس سیٹ اپ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ عاقل, پہلے آپ کے ریسورسز محفوظ کیوں نہیں تھے؟ آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل نہیں تھی. آپ کی عدالتیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھی. ابھی آپ کا ایکسیس سپریم کورٹ تک ہو گیا, آپ کی چیف کورٹ ہائی کورٹ بننے جا رہی ہے. ادارے آپ کے مضبوط ہوں گے, ادارے مضبوط ہوں گے تو وہ فنکشن کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ایک فریم ورک
की वजह से ही होती है। अगर लोगों के हकूक़ महफूज नहीं होते हैं तो भी वजह यही होती है कि अदारे कमज़ोर हैं, लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, वाज़े कोई कानून नहीं है, आइन की प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें आएंगी तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। आखिर में कौम के लिए कोई पैगाम अगर देना मैं चाहें, कौम के क्योंकि लिए- काफ़ी आपके हवाले से भी सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके किरदार को इस वक्त तक, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं चीज़ें। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें, कौम क्योंकि के लिए- खबरें बहुत चल रही हैं। कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि कौम आराम से रहे। हाँ, जो ख्वाहिशात कौम की हैं इंशाअल्लाह हम इन ख्वाहिशात पे पूरा उतरेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। जो कुछ करेंगे वो आवाम के फलाह के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। लेकिन खुशखबरी ये है कि चीज़ें अमेकेबली आगे जा रही हैं। जो कुछ हमने डिमांड यहाँ पे की है, जिस भी अंदाज से की है, तलक हुए हैं या प्यार से बात की है, जैसी भी है उनको पॉजिटिव लिया जा रहा है और बहुत खुश असलूबी के साथ ये मरहला आगे चलता जाएगा। तो मैं यही फिर अगेन कहूँगा कि अभी तक हम विन विन पोजीशन पे हैं और साथ यही गुजारिश है कि क्यास आराइयों से इज्तनाब करना चाहिए, इंतज़ार करें। अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई है। दोनों रोड मैप्स, जैसे मैंने अर्ज़ किया, दोनों रोड मैप्स पे काम जारी है, मुशावरत हो रही है, आपस में बैठते हैं। जब ये मरहला मुकम्मल होगा तो हम खुद आके मीडिया को बताएंगे कि नताइज क्या निकले। थैंक यू सो मच नज़ीर भाई, आपने you. कीमती वक्त दिया और इस वक्त में आपका मौक़िफ़ लेना लाजमी था, क्योंकि बहुत से लोग मुंतज़िर थे खासकर आपके मौक़िफ़ को जानने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने नज़ीर एडवोकेट साहब का इंटरव्यू सुना, इंशाअल्लाह आप लोगों ने ज़रूर पसंद किया होगा। इंशाअल्लाह एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।